किसान भाइयों नमस्कार। हमारी आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर करेला लगा हुआ है और ये जो करेला है चूहा करेला है, मतलब कि छोटे साइज का करेला आता है। कलौजी में इसका प्रयोग होता है, लेकिन सब्जियों के में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लगन के सीज़न में कलौजी में जाता है, बाकी समय में सब्जियों में इसका प्रयोग होता है। साइज़ काफ़ी अच्छा आता है, मार्केट में अच्छा रेट रहता है। इसकी खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो यहाँ पर जो खेती हुई है टोटल हमने यहाँ पर 3 बिस्सा मतलब कि एकड़ का 1/10वां भाग ये हमारा जो टोटल लगा हुआ है। एक लाइन 225 फीट की लंबाई की है। लाइन से लाइन के बीच की दूरी यहाँ पर 5 फीट रखा गया है और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है ये 2-2 फीट पर रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि खेत की तैयारी। किसान भाइयों, इसकी खेती तो जैसे अन्य सब्जियों की खेती आप करते हैं, पूरे भारत में करेले की खेती होती है। और इस समय की बात करें तो आप ठंड में भी करेले की खेती कर सकते हैं, इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और बरसात में भी कर सकते हैं। तो ये जुलाई के समय में लगाया गया था, जुलाई लास्ट में लगाया गया था। तो खेत की जो तैयारी हुई थी, सबसे पहले इसमें खेत के में और बैगन भी लगा था, तो साथ में इसकी खेत की तैयारी हुई थी। रोटावेटर से 2 बार इसकी जुताई हुई थी और जब यहाँ पर इसका बेड बनाया जा रहा था तो टिलर से हमने बेड बनाया था, उसी समय पर हमने यहाँ पर पूरा खाद दिया था। इसमें DAP का प्रयोग किया गया है और उसी के साथ यूरिया का भी प्रयोग किया गया था। साथ में SSP का भी प्रयोग किया गया है। SSP का प्रयोग हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसके साथ हम जो अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करते हैं तो वो बारीक दाने के होते हैं। तो SSP, DAP, यूरिया इनके साथ जब हम उसको मिक्स करते हैं तो अच्छे से मिक्स होकर बराबर प्रयोग में आते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें मिट्टी में देने के लिए जो बोरान आता है उसका प्रयोग किया गया था। बोरान के बाद इसमें कैल्शियम का प्रयोग किया गया था, मैग्नीशियम का प्रयोग किया गया है और सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसमें ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग हुआ है जो कि जड़ों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। और अमेनो कंपनी का एक टोटल करके आता है जिसमें ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, विटामिन, प्रोटीन्स आदि ये सब जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये होते हैं। किसान भाइयों, क्योंकि यहाँ पर हम ड्रिप का प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम जो भी पोषक तत्व पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं तो बेसल डोज में ही हमें उसको दे दिया जाना चाहिए। और अब इसमें डोज की बात करें तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमारा केजी के हिसाब से ऐसा कोई डोज हमारा रहता नहीं है। पूरे खेत में जब हम इसको बिखेरते हैं तो अच्छे से इसको बिखेर देते हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको मिक्स करके डालते हैं। और इसके साथ किसान भाइयों, जब हमने बेड बनाया तो उसके बेड बनाने से पहले पूरी खाद दे दिया, उसके बाद बेड बनाया गया है। किसान भाइयों, बेड की बात करें तो जो बेड बना हुआ है ऊपर से करीब 1.5 फीट इसका जो ऊपर का किनारा है, 1.25 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है और नीचे करीब 2.5 फीट की चौड़ाई है। क्योंकि किसान भाइयों टिलर से बेड बना हुआ था तो बीच में भी एक छोटा सा बेड बन गया है, तो इस वाले पे हमने शिमला मिर्च लगा दिया है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि बीच में काफ़ी कुछ यहाँ पर घास है। 2-3 बार यहाँ पर खरपतवार नाशी का भी प्रयोग किया गया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो बेड बना हुआ है इस पर मल्चिंग लगी हुई है तो यहाँ पर कोई खरपतवार नहीं है। लेकिन बीच में यहाँ पर मल्चिंग नहीं लगी हुई है तो इस वजह से काफ़ी खरपतवार है। बार बार इसमें खरपतवार दवाओं का प्रयोग करने के बाद भी अब यहाँ पर फिर से जो है आ गए हैं। और अब क्योंकि यहाँ पर शिमला मिर्च लगा हुआ है तो यहाँ पर हम कोई खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैनुअली इसको खरपतवार को निकाला जाएगा तो फिर ये खरपतवार यहाँ से समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्चिंग लगी हुई है, ड्रिप का प्रयोग नहीं किया गया है। काफ़ी किसान भाइयों का कमेंट रहता है कि आप जो है ड्रिप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो मल्चिंग आप बेकार में इसमें प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिला है और हम अपने हर सब्जियों में, हर फसलों में लगभग इसका प्रयोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो मल्चिंग का प्रयोग किया गया है तो इसमें जो बेसल डोज में खाद दी गई थी उसके बाद मल्चिंग लगा दिया गया था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी बुआई की गई है, जो होल काटा गया है, करीब 5 इंच की डायमीटर का होल काटा गया है। किसान भाई, इस बात का ध्यान रखना चाहिए यदि आप मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो ये जो होल होना चाहिए करीब 4 इंच 5 इंच की डायमीटर का होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब आप यहाँ पर सीड की बुआई करते हैं या फिर आप कोई प्लांटेशन करेंगे तो इसमें जो गर्म हवाएँ होती हैं उससे पौधों को नुकसान हो सकता है। तो इतना बड़ा होल काटने के बाद यहाँ पर अब इसमें बुआई कर दी गई थी। तो इस तरीके से जब इसमें बुआई हुई थी, बुआई के बाद सीड का अच्छा जमाव आया था। और जो सीड की बुआई हुई थी जुलाई महीने के लास्ट में हुई थी, तो सीड की बुआई के बाद केवल इसमें समय समय पर सिंचाई करते रहे हैं। और जब सीड में जमाव आ जाता है तो उस समय पर ध्यान रखना होता है। इसमें कुछ पत्ती काटने वाले कीड़े आते हैं, रेड पंपकिन बीटल आते हैं और इल्लियाँ आती हैं। क्योंकि बरसात का टाइम था तो इस टाइम पर इसका थोड़ा सा इसका अटैक होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई हल्का कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रिजेंट 80 का प्रयोग इसमें आप कर सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर
इमेमेक्टिन बेंजोएट का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये सिस्टेमिक टाइप में है तो काफ़ी इसमें इसका कंट्रोल होगा, जो इसमें इल्ली आएंगी और जो इसमें रेड पम्पकिन बीटल होंगे। आप बायर का सोलोमन का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे इसका कंट्रोल हो जाएगा। तो शुरुआत के समय में इसमें जब इसके बढ़वार होने लगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लाइन से मल्चिंग लगा दिया था, इसकी बुआई कर दी थी और अब इसको वर्टिकल ले जाना था, तो करीब 20 दिन के आसपास से इसकी जो वर्टिकल ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 15 से 20 दिन के आसपास इसका जो ये मचान था ये भी बनकर तैयार हो गया था। मचान तो सीड की बुआई के साथ ही शुरू कर दिया गया था और मचान बनाने के लिए एक वीडियो पहले ही हमने अपने चैनल पर डाल दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं इसका मचान कैसे बनाया गया है। मचान बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्रॉप नेट का प्रयोग किया हुआ है और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो होल का साइज है करीब 6 इंच दोनों साइड से, इस टाइप से इसका होल है। तो इस वाली जाली का प्रयोग किया गया था और टोटल तीनों लाइन में जो जाली लगी है करीब 1.5 kg की यहाँ पर जाली लगी थी और ऊपर जो तार हैं ये भी करीब जो है 4 kg के आसपास, यहाँ पर 3.5 kg के आसपास ये 16 नंबर का तार लगा हुआ है। बाकी मचान बनाने में क्या क्या लगा है इसकी जानकारी आप उस वीडियो में देखकर ले सकते हैं। इसका जो प्रोडक्शन है ये करीब 30 दिन के आसपास से इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी थी और इसमें अब स्प्रे की भी बात कर लें, समस्याएं कौन सी आती हैं। तो शुरुआत में हमें ये ध्यान में रखना होता है कि रस चूसक कीड़ों का हमें अच्छे से कंट्रोल करना है, क्योंकि यदि रस चूसक कीड़े इसमें आते हैं तो उसी के साथ यहाँ पर जो है वायरस का भी आने का खतरा रहता है। और शुरुआत में सिर्फ रस चूसक कीड़े आते हैं तो उससे केवल पत्तियों में हल्का फुल्का असर आता है, पत्तियाँ ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, मकड़ी आती है तो पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ती हैं। लेकिन यदि रस चूसक कीड़ों के साथ इसमें वायरस का अटैक आ गया तो उसमें जो है फिर आपका वो पौधा आगे चलकर उसमें फल छोटे बनेंगे और फिर उसमें जो है उसमें सुधार नहीं हो सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसे वायरस वाले लक्षण वाले भी पौधे होंगे, हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसमें तो अभी वायरस का अटैक नहीं हुआ है लेकिन कुछ इसी तरीके का है और अभी आगे आपको हम इस तरीके के कुछ पौधे दिखाएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप ये वाला पौधा देख सकते हैं, इसमें वायरस के लक्षण हैं और इसके जो फल बनते हैं बहुत छोटे फल बनेंगे इस टाइप से और फल भी टेढ़े मेढ़े रहते हैं। इसकी जो पत्तियां ये भी काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इनका जो कोई बचाव इस टाइप से नहीं, पहले से आप दवा का स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बचाव हो जाएगा। लेकिन यदि वायरस इस टाइप से आ जाता है तो इसके लिए आप जो है वैसे तो कुछ नहीं कर सकते हैं और यदि थोड़ा बहुत आप प्रयास करना चाहें तो कुछ एंटीवायरस दवाइयाँ आती हैं, आप उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य बात है, पहले से ही आप इसका बचाव करें। रस चूसक कीड़ों के लिए आप अच्छी दवाएं जैसे एम्बायर का एडमायर आता है, पेगासस का प्रयोग कर सकते हैं और भी अच्छे जो है आप इसमें रस चूसक कीड़ों की जो अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ आती हैं आप उसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा वायरस आ जाता है तो फिर आप यहाँ पर एंटीवायरस का प्रयोग करें। शुरुआत के समय में यदि किसी पौधे में लक्षण दिखता है तो आप उसको उखाड़ कर फेंक दें। तो ये तरीका हो गया आपको इसमें। बाकी ऐसा और कोई समस्या नहीं आती है। रस चूसक कीड़े आएंगे और उसके बाद कहीं कहीं पर इल्लियाँ आती हैं तो आप यदि कॉम्बिनेशन वाला दवा का स्प्रे करते हैं, जैसे सोलोमन का प्रयोग करते हैं, तो उससे इल्लियाँ भी चली जाएंगी। और अभी तक यहाँ पर इल्ली का प्रकोप नहीं देखने को मिला है, केवल रस चूसक कीड़ों के लिए दवा का प्रयोग करते आए हैं। हाँ, साथ ही साथ आपको इसमें फंगीसाइड का बराबर प्रयोग करते रहना। 7 से 10 दिन के अंतराल पर आपको यहाँ पर किसी अच्छी फंगीसाइड का प्रयोग करना है। बेसिक में आप सांप का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें बाबास्टिन और मैनकोजेब है और उसी के साथ आप रेडोमिल गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। समय समय पर आप नेटिवो का स्प्रे कर सकते हैं। आपको 10 दिन 15 दिन के अंदर कोई ना कोई आपको फंगीसाइड लेना है। और किसान भाइयों, इसके साथ इसमें जैसा कि हमने पहले ही सब कुछ खाद इसमें प्रयोग कर लिया था, इसके बाद अभी तक इसमें कोई दोबारा से खाद नहीं पड़ी है। आज करीब जो है 55 दिन का पौधा हो चुका है और बीच में अभी इसमें टॉनिक का भी स्प्रे करने का समय नहीं मिला है। लेकिन बीच बीच में आप जैसे कि पौधा 20 दिन का हो जाता है तो उसके बाद करीब 15 दिन के गैप में आप एक बार इसमें टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे ज़रूर किया है और इसका स्प्रे आपको 25 दिन से 30 दिन की अवस्था में एक बार करना चाहिए। फिर उसके बाद अगला आपका जो स्प्रे है वो 25 से 30 दिन के गैप में आपको एक बार इसमें आप बायर का एक प्लानोफिक्स दवा आती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मीराकुलान टेक्निकल जो आता है आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप लेहोसिन का स्प्रे कर सकते हैं। आपको कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना है। इससे क्या होगा कि जो आपके पौधों की लताएँ हैं, इसके जो इंटरनोड्स हैं, इसकी जो लंबाई है, अभी आप इसमें देख सकते हैं ये 4 अंगुल का है। लेकिन यदि आप इसमें यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, टॉनिक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, रेगुलेटर का प्रयोग नहीं करते हैं,
तो ये इंटरनोड्स आपका इतनी लंबाई तक आ जाएगा। तो केवल आपकी शाखाएं ही ज़्यादा रहेंगी, इसमें फल कम आएंगे, फूल कम आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आप कभी प्लानोफिक्स का स्प्रे करिए, कभी आप मेराकुलान का स्प्रे करिए, या और कोई अच्छा रेगुलेटर जिसका आप प्रयोग करते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, इस तरीके से पौधों की बढ़वार के लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और कोई ऐसी समस्या आती है या फिर और कोई बातें होती हैं तो आप कमेंट करके उस चीज़ पूछ सकते हैं। पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे बात आती है कि यहाँ से इसमें हार्वेस्टिंग कितनी होगी, प्रोडक्शन कितना होगा, रेट क्या मिलेगा। किसान भाइयों, प्रति एकड़ का जो हमारा अनुमान है करेले की खेती से, वो करीब 150 कुंटल के आसपास होता है। लेकिन ये चूहा करेला है, इसकी साइज़ छोटी आती है। तो इस तरीके से आप यदि वर्टिकल में करते हैं और मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, या फिर आप मल्चिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, खरपतवार का अच्छा प्रबंधन करते हैं और समय समय पर आप इसमें खाद का भी प्रयोग करते हैं, तो आप मानकर चलिए चूहा करेला आपका 100 कुंटल से 110 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ से आप उत्पादन ले सकते हैं। हम कितना उत्पादन लेंगे लास्ट में आपको टोटल जानकारी देंगे। और रेट की बात करें तो अभी जो हमारे साइड में जो लंबी वाली करेली चलती है, और लंबी वाली जो करेली चलती है उसका जो रेट है हमारे यहाँ पर आज के मंडे में 30 से 35 रुपये केजी था। इसका जो रेट है ये 40 रुपये केजी है। तो 10 रुपये से 5 रुपये का अंदर होलसेल रेट में पड़ता है। तो और इसके बाद जो है आगे इसका जो जैसे लगन का सीज़न आ जाएगा तो इसका रेट 70 से 80 रुपये केजी भी हमारे यहाँ पर चला जाता है। और जो लगन का सीज़न आता है वो अक्टूबर नवंबर में आता है। अभी फ़िलहाल सितंबर लास्ट चल रहा है, तो पूरा भी अक्टूबर महीना है इसमें, अभी आगे इसका प्रोडक्शन मिलेगा। तो किसान भाइयों, काफ़ी कुछ यहाँ पर जानकारी देने का प्रयास किया गया। अब फलों की साइज़ कैसी आती है, इसकी क्वालिटी क्या रहती है, इसके भी बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फल बन रहे हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में फल बनते हैं। यदि इसमें आपका पोषण अच्छे से मिल रहा है, पौधों को अच्छे से पोषक तत्व मिल रहा है, तो जो भी फल बनते हैं ये सूखते नहीं हैं। अभी ये तोड़ने के लिए छोटी साइज़ है, आज इसकी तुड़ाई हुई है। जो अच्छी साइज़ के थे सबकी तुड़ाई हो चुकी है। और आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी फल हैं सभी इसमें फल बन रहे हैं। और छोटे भी फल को दिखा रहे हैं, कोई इसमें कोई फलों में पीलापन नहीं है। और ये पीलापन फलों में तभी आता है जब पौधों के पास पोषक तत्व की कमी है और पौधा फलों को सहन नहीं कर पा रहा है। अभी देख सकते हैं जितने भी छोटे छोटे, ये भी छोटा फल है, सभी इसमें फल बन रहे हैं। कोई भी यहाँ पर फल इस तरीके से सूख नहीं रहा है। एक बात यहाँ पर होती है कि जो फलों की साइज़ है छोटी वाली ही साइज़ होती है, और यदि छूट जाता है तो नीचे की साइड से कुछ फल यहाँ पर पकते भी हैं, क्योंकि इसमें जो है बराबर इसकी तुड़ाई समय पर यदि नहीं हो पाती है या इसको अच्छे से नहीं देखते हैं, कहीं पर इसमें पत्तियों के बीच छूट जाते हैं तो फल पकते भी हैं। अच्छी साइज़ जो तुड़ाई लायक होती है ये जो है बहुत कम अभी यहाँ पर, क्योंकि आज तुड़ाई हुई है। और हम आपको दिखाते हैं मैक्सिमम जो इसकी साइज़ कितनी जा सकती है। और यदि वज़न के हिसाब से बात करें तो 50 ग्राम का औसत जो आप यहाँ पर साइज़ तोड़ेंगे मंडी में, उसकी अच्छी बिक्री होगी। किसान भाई, इसमें साइज़ की बात करें तो कुछ फलों की हमने यहाँ पर तुड़ाई की है, क्योंकि आज इसकी हार्वेस्टिंग हो गई तो अच्छे साइज़ के फल नहीं दिख रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं ये वाले जो साइज़ के फल हैं ये काफ़ी अच्छे साइज़ के फल हैं। इसको आप वज़न करेंगे तो करीब 50 से 60 ग्राम के आसपास इनका वज़न आएगा। और ये वाला जो फल है ये थोड़ा भी पतला है, लंबाई में है, लेकिन अभी ये थोड़ा और वज़न में आएगा, थोड़ा और मोटा होगा, तो ये 60-70 ग्राम के आसपास आएगा। इस तरीके से ये भी है। और इसमें फलों की संख्या बहुत बेहतरीन आती है। छोटे फल तुड़ाई लायक होते हैं, लेकिन जो फलों का अच्छा इसमें हार्वेस्टिंग आ रही है। किसान भाइयों, जिस क्षेत्रों में छोटे छोटे साइज़ के सब्जियों में करेले की डिमांड होती है उसके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो आप बड़े साइज़ के यदि करेले को लगाते हैं तो आपको छोटा ही तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस साइज़ वाला ये चूहा करेला लगाते हैं तो आपका जो पूरा फल मैच्योर हो जाता है उस टाइम पर आप इसकी तुड़ाई करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसको काट कर यदि हम तोड़ने की बात करें तो ये आसानी से टूटता नहीं है, लेकिन चाकू से हम इसको आपको काट कर दिखाएंगे। इसमें जो है जो बड़े साइज़ का करेला ये भी बहुत आसानी से कट जाता है और बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर हमने एक बार ट्रायल किया था, थोड़ा सा साइज़ का बड़ा हो गया था, तो उसको हम इस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इस तरीके से टूटता नहीं है, केवल इस तरीके से मुड़ जाता है। लेकिन यदि आप इसको काट कर देखेंगे, इसी साइज़ का फल काट कर देखेंगे तो बहुत आसानी से कट जाता है। और इसके अंदर का जो सीड है वो भी अभी बहुत मैच्योर नहीं हुआ है और ये प्रयोग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस साइज़ का करेला काफ़ी अच्छा रहता है। अब बात कर लेते हैं टोटल आपको यहाँ पर लागत कितनी लगेगी, प्रॉफिट कितना होगा। किसान भाइयों, यहाँ पर हम लागत की बात करें तो हमारा ये करीब 3 विश्व के आसपास है। एकड़ का 1/10वां भाग है, उससे थोड़ा सा कम ही है।
तो 1 एकड़ में करेले के यहाँ पर खेत में जो लागत की बात करें, आपको 60 से 70 हज़ार के आसपास का लागत लग जाएगा। मतलब कि 3 बिस्सों में करीब 5 से 6 हज़ार के आसपास की लागत की यहाँ पर इस वाले में जो है करीब जो है टोटल जो लास्ट तक जाएगा, जो अभी नवंबर तक ये लास्ट तक जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पर 6 हज़ार 6.5 हज़ार की लागत टोटल आएगी। तो प्रति एकड़ का आप 60 से 70 हज़ार का लागत मानकर चल सकते हैं। प्रति एकड़ का आपका इतना लागत होगा और औसत रेट आप 25 से 30 का मानकर चल सकते हैं। 100 क्विंटल आता है तो आपका 2.5 से 3 लाख की बिक्री आपका यहाँ पर हो जाएगी। और नेट प्रॉफिट की बात करें, यदि आपका लगन के सीज़न में ये ज़्यादा जाता है तो औसत रेट आपका और बढ़ जाएगा, क्योंकि अक्टूबर लास्ट से और नवंबर दिसंबर में लगन आती है और उस सीज़न में करेले का प्रोडक्शन यदि यहाँ पर आता है तो आपका 70 रुपये 80 रुपये 100 रुपये केजी से भी आपका करेला जा सकता है। क्योंकि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा करेले की खेती होती है, जैसा कि एमपी हो गया और अन्य जो दक्षिणी क्षेत्र होते हैं, उस टाइम पर अक्टूबर नवंबर में करेले होते हैं। लेकिन यूपी में, उत्तर भारत में, बिहार में जहाँ पर करेला ठंडियों में कम होता है वहाँ पर इसका बेहतरीन रेट मिलता है और हर साल जो है अक्टूबर नवंबर में इसका अच्छा रेट रहता है। तो आपका औसत रेट 40-50 रुपये के आसपास भी जा सकता है। तो किसान भाइयों, पूरी कोशिश की गई कि आपको सारी जानकारी मिले, फिर भी कुछ बातें रह जाती हैं तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।